समस्त सुधीजनों को सादर वंदन। दो सवाल मुझे बहुत असहज करते हैं जो मेरे परिचित शुभचिंतक और स्नेहीजन कभी कभी मुझसे पूछ लेते हैं। एक तो यह सवाल कि आप इतना अधिक काम कैसे कर लेते हैं, और दूसरा यह कि इन दिनों आप क्या लिख रहे हैं। दोनों ही सवाल बहुत असुविधाजनक हुआ करते हैं। इतना काम आप कैसे कर लेते हैं, इसका उत्तर मैं क्या दे सकता हूँ। कोल्हू के बैल से कोई ये पूछता नहीं है कि काहे को तुम कोल्हू के आसपास चक्कर लगाते रहते हो। सूरज से कोई नहीं पूछता है कि काहे को रोज उगते हो और तपते हो। कोल्हू के बैल को पता नहीं कि उसके दिन भर कोल्हू के आसपास कोल्हू का बोझ ढोते हुए घूमते रहने से कितना मन, कितना सेर या कितना किलो तेल निकल गया होगा जो तिल डाले गए हैं कोल्हू की मशीन में। और सूरज को पता करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने करोड़ लोगों ने उसके दिन भर तपते रहने से क्या क्या लाभ पाया होगा। काम हो जाता है, यही कहा जा सकता है, पर यह कहेंगे तो कहेंगे कि कैसे हो जाता है, यह बताइए। अलग अलग टोन में लोग ये सवाल करते हैं। कुछ ज्ञानीजन भी करते हैं जो गुरुतुल्य हैं। वे पूछते हैं तो उनकी टोन से लगता है कि थोड़ा सा सीख देने का भाव होता है कि कुछ कम काम किया कीजिए, बहुत जल्दी जल्दी ज़्यादा काम मत किया कीजिए, कुछ सोच समझ कर किया कीजिए। कुछ लोग जिज्ञासा के भाव से पूछते हैं, सराहना के भाव से भी पूछते हैं, स्वार्थ के भाव से पूछते हैं कि कोई गुरु हो तो बता दीजिए कि हम भी कुछ ज़्यादा काम कर लिया करेंगे। न मेरे पास कोई गुरु है, न मैं चतुर सुजान ज्ञानीजन गुरुजन जो पूछते हैं सीख देना चाहते हैं उससे कोई सीख ले पाया। मैं जैसा था वैसा ही रहा। इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप, यह सवाल तो और भी बड़ा अटपटा मुझे अपने लिए लगता है, क्योंकि कुछ याद ही नहीं आता कि क्या बता दूं कि मैं क्या लिख रहा हूं। जो लिखकर पूरा हो जाता है और छपने को चला जाता है, तब तो याद रहता है कि हाँ यह पूरा हुआ और यह लिख गया है। उसके पहले मैं पता नहीं करता, न ज़्यादा याद रख पाता हूँ कि क्या क्या मैं कब कब क्या क्या लिख रहा हूँ। इसका इसलिए जवाब नहीं दे पाता क्योंकि जो लोग पूछ रहे हैं वे अक्सर वे लोग होते हैं जिन्होंने मेरा लिखा हुआ बहुत पढ़ा नहीं है। मेरा लिखा हुआ या जो मेरा छपा हुआ है वो उन्होंने कुछ ध्यान से पढ़ा होता तो उस पर चर्चा छेड़ते, तब उसके प्रसंग में मैं बता देता कि उसके आगे अब मैं लिख रहा हूँ या लिखने का सोच रहा हूँ, तो संवाद बनता। संवाद नहीं बन पाता है क्योंकि जो लिखा हुआ मेरा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, अक्सर वे लोग यह सवाल करते हैं। बहरहाल एक व्यक्ति ऐसा है जिससे मेरा भी मन कभी पूछने का होता है कि भैया इतना ज़्यादा काम कैसे कर लेते हो। हालांकि मैं न पूछूंगा और पूछने की आवश्यकता भी मुझे नहीं है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय हैं, उनको देख करके आश्चर्य होता है कि कैसे वे इतना काम कर लेते हैं, पर पूछा नहीं, न पूछूंगा क्योंकि जानता हूं कि वे कैसे काम करते हैं। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का एक तो ललित निबंधों का संग्रह, प्रतिनिधि ललित निबंधों का संग्रह, जिसमें तकरीबन 28 निबंध उनके बहुत सुंदर, पहले पढ़े हुए होते हुए भी एक साथ इन निबंधों को देखना बहुत अच्छा लगता है। वृक्ष अभिमन्यु शीर्षक से उनका यह संग्रह है। उसके अलावा भी 5 नई किताबें उनकी मेरे सामने हैं। वृक्ष अभिमन्यु पर थोड़ा कहूँगा, ललित निबंधकार नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को लेकर के कुछ कहूँगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में कदाचित ललित निबंधकार के रूप में नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को उनका प्राप्य नहीं मिला, क्योंकि इतने बड़े बड़े वट वृक्षों के बाद एक पौधे के रूप में वे पनपे, और जब मान लिया गया था कि ललित निबंध की विदाई मर गई है, नामवर जी ने घोषणा कर दी थी। जो ललित निबंध जो लोग लिख रहे हैं वो उस बंदरिया की तरह है जो मरे हुए बच्चे को छाती से चिपकाए रहती है, यह उन्होंने कहीं कहा है। एक तो यह उपमा ही कुछ फूहड़ लगती है, और मुझे नहीं मालूम कि कोई बंदरिया ऐसी हो सकती है जो मरे हुए बच्चे को छाती से चिपकाए रहेगी। कैसे चिपकेगा? मरा हुआ बच्चा उसमें पकड़ने का हाथों में उसके नहीं रहा है, वो चिपका नहीं रहेगा, गिर ही जाएगा जैसे ही वो चलेगी। तो बंदरिया का भी अपमान न किया जाए, ललित निबंधकार के लिए उसकी उपमा न दी जाए। ललित निबंध तो जिंदा है, उसकी माँ तो भाषा है, भाषा के उदर से वह हिलगा हुआ है,
और जिंदा भी है, क्योंकि ललित निबंध कई लोग लिख रहे हैं। और ये एक और पुस्तक नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी की सहयोगी प्रकाशन में आई है, वह 13 खंडों में कुबेरनाथ राय रचनावली। उसमें 100 पृष्ठों की भूमिका में ललित निबंध का इतिहास जो उन्होंने लिखा है, वह तो कदाचित पहली बार इतना सुविस्तृत विशद इतिहास हिंदी के ललित निबंध का लिखा गया है। उससे पता चलता है कि कितने ललित निबंधकार हुए हैं और कितने अभी भी लिख रहे हैं लगातार। ललित निबंध मरा हुआ लगता है हमको, क्योंकि हम लोग ललित निबंध के लिए मर गए। हम लोग जीवन की आपाधापी में, आधुनिकता की भागदौड़ में हम नहीं रहे जिंदा। हम लोग नहीं पढ़ पाते, पढ़ने का वक्त नहीं निकाल पाते हम ललित निबंध। छोटी कविता हम पढ़ लेते हैं, कहानी हम पढ़ लेते हैं, कोई चालू उपन्यास भी जल्दबाजी में पढ़ सकते हैं। हड़बड़ी में इतने हम लोग हैं। ललित निबंध की विधा थोड़ी थिराव की विधा है, अटक कर, बांध कर रखती है, स्वयं भी अटक कर चलती है। ललित निबंधकार अटकता हुआ चलता है, हमें अटकाना चाहता है, ये अटकाव उसमें है। हम लोग अटका नहीं पाते हैं अपना मन, अटकाना हम लोग भूल गए अपना मन। पर फिर भी ललित निबंध अच्छे लिखे जा रहे हैं, और जिन लोगों का मन उनके पास बचा है उनके द्वारा पढ़े जा रहे हैं। मैंने भी पढ़े और बहुत अच्छे लगे ये वृक्ष अभिमन्यु के निबंध दोबारा कुछ पढ़ने पर भी। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने भूमिका में इनको मृग मुद्रा के निबंध कहा है। पूरा रूपक उन्होंने कुलांचे भरते भरते क्षण भर छिटक गए हरिण का बांधा है। कालिदास का भागते हुए हरिण का वर्णन, अद्भुत वर्णन जो कालिदास का है, विस्मय और भयानक दोनों को एक साथ प्रस्तुत करता हुआ वह याद आता है। ग्रीवा भंगा विरामम मूर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि। बहुत तेजी से जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन जो गर्दन मोड़ करके पीछे आते रथ को टाकता है एक क्षण, फिर कुलांचे भरता है। और ग्रीवा भंगा विरामम स्यंदने बद्ध दृष्टि और मुहु अनुपतति, यह उन्होंने लिखा है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने वो भागते हरिण का, कुलांचे भरते हरिण का रूपक अपनी रचना प्रक्रिया के लिए घटाया है, और ये मृग मुद्रा उसको उन्होंने कहा है। हिंदी में और भी मुहावरे हैं, वो चाहते तो ले सकते थे, उन्होंने अच्छा किया। सिंहावलोकन भी आता है इसके लिए, जो बात वो कहना चाह रहे हैं। कहीं विहगावलोकन भी आता है। लेकिन दलित निबंध तो कुलांचे भरते हुए चलता है, फिर छिटक जाता है जो हरिण, उसकी दौड़ की तरह से होता है। और स्मृतियां, वो कहते हैं नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की, विसराना स्मृति का स्थायी विस्मरण नहीं है। विसराने की परिधि में भी स्मृति स्मृति के लौट कर आने की संभावना विद्यमान रहती है। यह स्मरण और विस्मरण का संबंध जो उन्होंने पकड़ा है, और ललित निबंध की रचना प्रक्रिया में जो यह संबंध बनता है, यह महत्वपूर्ण है। सारे ही ललित निबंधकार, जितने हमारे समय के बड़े ललित निबंधकार हैं हिंदी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय आदि, उनमें यह बात लागू होती है। और साहित्य के बड़े वृत्त पर यह बात लागू होती है कि विस्मरण के साथ स्मृतियां बिंधी रहती हैं। और जितनी स्मृति की बड़ी कविताएं हैं, वो विस्मरण उनमें बिंधा हुआ रहता है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी इस मृग मुद्रा के रूपक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ललित निबंध या व्यक्ति व्यंजक निबंधों को प्रस्तुत करने के पीछे यही आगे आगे दौड़ते दौड़ते कुछ पल के लिए पीछे मुड़कर देख लेने का मोह है। विसराने में विद्यमान स्मृति को सहज लेने का सार्थक प्रयत्न है। पूरा साहित्य ही विसराने में विद्यमान स्मृति को सहजने का सार्थक प्रयत्न होता है। सब नहीं कर पाते। स्मृति की जो भूमिका होती है और विसराने की भी जो भूमिका होती है साहित्य में, उसका रचनात्मक उपयोग। यह वृक्ष अभिमन्यु में उनके निबंध हैं, 2-3 दशकों पहले लिखे गए निबंध हैं, पूर्व प्रकाशित हैं, रुचिपूर्वक इनको पढ़ा जाता रहा है। आग्रह किया जाता रहा है कि ये निबंध एक पुस्तक में कुछ प्रतिनिधि निबंध एक साथ उनके आ जाएं। और जो बहुत ही सुंदर निबंध नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के हैं, फिर फूले पलाश तुम, एक भोर जुगनू की, फिर पत्थरों के गांव, शिखर से बोलते हुए नदी तुम बोलती क्यों हो, राजधानी में लोकधानी तलाशते हुए, एक अलग तरह का निबंध है। और राजधानी में अभी होने का अनुभव कम लोगों ने उस तरह से व्यक्त किया है। और पलाश वन पर फिर एक और निबंध है। वृक्ष अभिमन्यु तो बहुत सुंदर निबंध है ही। पूरा पर्यावरण के लिए चिंता का बोध, सृष्टि के लिए चिंता निबंधकार की। और राधा, वंशी, कृष्ण के प्रतीक तो आते हैं, लेकिन बबूल वन पर लिखते हैं नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। आम्रकुंज के साथ बबूल की चर्चा भी वे करते हैं। पलाश अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष पर लिखते हैं,
अशोक पर लिखते हैं, और नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के पहले पंडित विद्यानिवास मिश्र हैं, वे भी फूलों पर निबंध लिखते हैं, लेकिन पलाश पर ऐसा निबंध किसी ने नहीं लिखा। इतिहास को जिस तरह से संजोते हैं पुरातत्व के अपने ज्ञान के साथ नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, वह अभी दुर्लभ रूप उनके ललित निबंधकार का है। प्रभास की सीपियां, मणिकर्णिका की शहनाई, ये मार्मिक निबंध हैं। वे भारतीयता की व्याख्या करते हैं। मणिकर्णिका में जलती हुई चिताओं से भरे श्मशान के निकट शहनाइयां जहां बजती हों और नौका में यात्राएं भी लोग करते रहते हों, उसी गंगा के किनारे जहां चिताएं जल रही हों, वह जीवन बोध जो सृष्टिबोध जो भारतीयता का है, उसकी व्याख्या वे निबंधों में करते हैं। कुछ निबंध उनके विदेश यात्राओं के भी हैं जो अन्य ललित निबंधकारों के नहीं हैं। जितने अच्छे ललित निबंधकार, बड़े निबंधकार हिंदी के हैं, उन्होंने कम विदेश यात्राओं पर अपने इस तरह के निबंध लिखे। उनमें से केवल विद्यानिवास मिश्र जी का अनुभव विदेश यात्राओं का बहुत रहा है, पर सिडनी के सन्नाटे के बीच यह विदेश में जो सन्नाटा है, जो शून्य है, और यूरोप की सभ्यता का जो खोखलापन है, उसके साथ और वहाँ की प्रकृति, उसको नर्मदा प्रसाद उपाध्याय पकड़ते हैं। जीवन के उत्सव को वे पकड़ते हैं। इन सारे सन्नाटों के बीच में, सभ्यता के संकटों के बीच में जीवन का उत्सव जारी है। ललित निबंधकार उसको पकड़ता है। वसंत का खत सुनामी के नाम, यह अस्ताचल के सूर्य भी उनका बहुत मार्मिक निबंध है। मुहावरे में हम कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कौन प्रणाम करता है। लेकिन डूबते हुए सूर्य की जो महिमा है, उसका यशस तवन जिस तरह से नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने किया है, वह वे ही कर सकते थे। रूपक कई बार वे हमारे जाने पहचाने दृश्यों से बनाते हैं। और अम्मा पर उन्होंने निबंध लिखा, अपने परिचितों पर, सामान्य जनों पर भी उन्होंने निबंध लिखे, और उनमें से कोई नन्हे है उसको पारस के रूप में उन्होंने पहचाना। लेकिन बहुत ही बढ़िया निबंध इसमें ज्योति कलश छलके, एक गीत है, बहुत ही कर्णप्रिय मधुर गीत लगता है, अच्छा लगता है। कोई याद नहीं करता नरेंद्र शर्मा ने यह गीत लिखा था, वो कितने अच्छे कवि हैं। उनकी कविता की खूबियों की कोई बात कदाचित नहीं की जाती। महाभारत के लिए भी उन्होंने संवाद नहीं गीत दिए। महाभारत सीरियल जो चोपड़ा साहब का है, और फिल्मों में कुछ अत्यंत ही मधुर समृद्ध भाव समृद्धि वाले गीत नरेंद्र शर्मा ने दिए। अलावा उसके वे अच्छे कवि हैं और उनकी बहुत सारी कविताएं उद्धरणीय हैं। लेकिन नरेंद्र शर्मा को याद न करें, सुधीर फड़के को भी याद नहीं करते हैं, लता मंगेशकर को याद बेशक करेंगे, उन्होंने अच्छा गाया होगा ज्योति कलश छलके, लेकिन राग दुर्गा में सुधीर फड़के ने जिस तरह से उसको बांधा है, यह समझा जाना चाहिए कि गायक से संगीत निदेशक बड़ा होता है और संगीत निदेशक से कवि बड़ा होता है। इस बात को हम लोग भूल गए हैं। लता मंगेशकर नहीं होती अगर वो ज्योति कलश छलके का संगीत सुधीर फड़के ने और दूसरे संगीत निदेशकों ने उनको गीत इस तरह के संगीत में बांध कर न दिए होते। वो तो आया आया अटरिया पे कोई चोर गाती रहती। फिर वो बनी है क्योंकि सुधीर फड़के हैं, और सुधीर फड़के हैं क्योंकि नरेंद्र शर्मा की शब्दावली उस गीत की है। यह तो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने इन शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये बहुत सुंदर संस्मरण है किसी युवा में सुधीर फड़के उनको मिल गए और कैसे उन्होंने फरमाइश की कि आप तो गीत गा दीजिए। ये नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ही कर सकते थे, जो संगीत के भी रसिक हैं और कला के पारखी भी हैं। और वे सुधीर फड़के से उन लोगों ने गवा लिया उस बारात में, उस शादी में, और उसका अद्वितीय अनुभव, उसका बयान वे करते हैं। नरेंद्र शर्मा को भी वे याद कर लेते हैं, यह भी अच्छी बात है। यह गीत, संगीत, कविता का उत्सव अपने ललित निबंधों में नर्मदा प्रसाद उपाध्याय एक बार फिर से रचते हैं। जिस तरह से रचते हैं वह नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ही कर पाएंगे। बाकी सबके बहुत अद्भुत ललित निबंध हैं, इनमें कोई संदेह नहीं, पर जो कविताएं वे उद्धृत करते हैं, यहाँ तक कि अपने समय के ऐसे कवियों की कविताएं भी वे उद्धृत करते हैं जिनको अब याद नहीं किया जाता है। श्रीकांत जोशी की कविता वे उद्धृत करते हैं और उद्धरणीय ही उद्धृत करते हैं। यह ललित निबंधकार की खूबी है कि वो बहुत कुछ जो बिसराया जा रहा है उसको संजोता है, और भाषा की उज्ज्वलता के साथ, भाषा की स्फीति और चमक के साथ काव्यात्मकता में नर्मदा प्रसाद उपाध्याय यह करते हैं। उनकी पंक्तियां में पढ़ता हूँ। पलाश तुम फिर फूल उठे, डालियां ढक गईं, झुक गईं चारों तरफ, तुमने अपनी केशरिया आभा बिखेर दी, उत्सव मनने लगे तुम्हें खिलते देखकर, तुम फूले हो, सब बसंत के रंग में डूबे हुए हैं, तुम फूले हो और प्रकृति केशर से नहा उठी है,
तुम फूले हो और बांसुरी बज उठी है मन की, तुम फूले हो और तुम्हें देखकर नवोड़ा लजा गई, उसके कपोल भी तुम्हारी पाखुरियों की तरह आरक्त हो उठे, तुम्हारे फूलते ही रस रंग और गंध का सैलाब उमड़ पड़ता है, तुम ऋतुराज के राजा हो। ये अच्छा उन्होंने कहा, क्योंकि कालिदास ने कनेर को लेकर तो शिकायत की है कि निर्गंध है, इतना बढ़िया बढ़िया रंगों की छटाएं बिखेरता है, वर्ण प्रकर्षे सती कर्णिकारम, दुनोति निर्गंध तयास्म चेता है, उसमें कोई भी गंध नहीं है, सुगंध नहीं है, उससे मन बड़ा कचोटता है, अपूर्णता उसकी हमको खाती है मन को, ऐसा कालिदास ने कह दिया। लेकिन पलाश का वर्णन बड़ा सुंदर किया कि वसंत ने वनस्थली रूपी नायिका की काया पर जैसे नक्षत बना दिए हो, इस तरह से लाल सुर्ख पलाश से भर गई है वनस्थली, ऐसा कालिदास लिखते हैं। नर्मदा प्रसाद जी ने कदाचित यह श्लोक उद्धृत नहीं किया है, विद्यानिवास जी होते तो उद्धृत करते, लेकिन उन्होंने तो पलाश पर निबंध नहीं लिखा, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा है और अच्छा लिखा है। प्रकृति केशर से नहाती है, जब वो पलाश को देखते हैं, बांसुरी मन की बजती है जब वो देखते हैं, नवड़ाएं लजाती हैं, पलाश जब उनको खिला हुआ दिखता है, रस रंग और गंध का सैलाब उमड़ता है, गंध भी आ जाती है, हालांकि पलाश भी निर्गंध ही होता है, लेकिन रूप है, रस है, तो गंध तो उसमें आ जाएगा, आक्षिप्त हो जाएगी गंध उसमें। कविता में जैसे बहुत सारे रस आक्षिप्त होते हैं। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय अपने निबंधों में सांस्कृतिक यात्राएं करते हैं, मूल्यबोधों को संजोते हैं, और हर वृक्ष का, टहनी का, फूल का, यात्रा का वर्णन करते हुए वे बहुत सारे संस्कृति के आयामों को, मूल्यों को प्रस्तुत करते हैं। पलाश से कहते हैं कि तुम्हारे पल्लवित रहने और सूख जाने में कहीं अंतर नहीं जान पड़ता, यही तो मौलिक गुण है तुम्हारी प्रतिष्ठा का, तुम फूले भी वसंत के लिए, सूखे भी वसंत के लिए, अवसरवादी नहीं बने, तुम्हारे इसी समर्पण ने तुम्हें वसंत की आत्मा बना दिया, तुम्हारा वसंत के प्रति यह मौन समर्पण ही तो तुम्हें ऋतुराज के प्राणों के रूप में प्रतिष्ठित कर गया। यह ठीक है कि यह भाषा आज की पीढ़ी के पल्ले नहीं पड़ने वाली कदाचित है, यह हमसे छूटती जा रही है, लेकिन नर्मदा प्रसाद जी जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में तो बड़ी जीवंत भाषा है। जिन लोगों के लिए नहीं जीवंत है वे लोग उस भाषा के लिए मरे हुए से हैं, उसमें क्या किया जा सकता है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय भगोरिया उत्सव में जाते हैं, उन इलाकों में घूमते हैं जहाँ ये भाषाएं उपजती हैं, जहाँ ललित निबंध संभव होते हैं, वे इलाके हैं, उनमें जीवन का उत्सव अभी है। महानगरों में जो लोग रह रहे हैं और जो जीवन की आपाधापी में उसको खो गए, खो चुके हैं, उनके लिए ये भाषाएं, ये कविताएं, ये ललित निबंध कदाचित बंदरिया की उपमा चरितार्थ करते हो, लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए नहीं करते हैं। यह एक भौर जुगनू की, और जिस तरह से स्मृतियों को सजाते हैं और स्मृतियों से इतिहास को लेकर के आते हैं नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। ये मथुरा से दिल्ली के बीच में रुनकता स्टेशन पड़ता है, कई बार हम लोग गए हैं, लेकिन रुनकता नाम पढ़ते ही कितनी कितनी स्मृतियां झंकृत होती हैं। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी जैसे ललित निबंधकार के भीतर यह तो वही बताते हैं कि सूर्य यहीं से जन्मे, सूर्य यहीं जन्मे थे, यह सूर्य का गांव है। सुपरफास्ट ट्रेन में निबंधकार यात्रा कर रहा है, नाम की तख्ती पर नजर थोड़ी सी पड़ती है और पलक झपकते ही वह तख्ती ओझल हो जाती है, लेकिन मन अटक जाता है और विचार भटक जाते हैं। वो कहते हैं, फिर तो खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, कटि कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ लए भंवरा चकडोरी। ये सब गीत गूंजने लगते हैं भीतर निबंधकार के, मोर मुकुट कुंडल श्रवणनी बर दर्शन दमक दामिनी छवि छोरी। और यह पूरी रसिकता के साथ रुनकथा की जो तख्ती निकल गई है वह सूर की स्मृतियां जगाते हैं अपने भीतर, और उस विडंबना की बात करते हैं कि जो केवल सूर की नहीं, हम सब की विडंबना है कि जो हम जैसे हैं उसके विलोम हम समझ लिए जाते हैं। सबसे गहरी दृष्टि वाला जो है उसको अंधा समझ लिया जाता है, और जो दृष्टिहीन है, जो अपना स्वयं का रास्ता नहीं टटोल पा रहे हैं, वे मार्गदर्शक बन जाते हैं। इतिहास की, नियति की विडंबनाओं को आईना दिखाते हैं अपने निबंधों में नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, और वे यह भी कहते हैं कि प्रतिबिंब में अक्षरों की इबारत जैसे उलट जाती है, उस तरह से प्रतिबिंब उलट गए हैं। पत्थरों के गांव में घूमते हैं अपने ललित निबंधों में, और जो पत्थर की वेदना है उसको वे पहचानते हैं। निष्प्राण कठोर ठोकरों की छाव, नफरत की निगाहों की तीखी किरणों के बीच अपने दिन काटने वाले उपेक्षित अस्तित्व के रूप में उसकी पहचान वे करते हैं, किसी चैनी की प्रतीक्षा में कि कोई कलाकार उन्हें आकार देगा, वे किसी महल में प्रतिष्ठित हो सकेंगे। लेकिन महल में प्रतिष्ठित हो जाने पर भी तो उनकी नियति नहीं बदलती है, और
जो पत्थर महलों में सज गए हैं, उनके दर्द को नर्मदा प्रसाद उपाध्याय पहचानते हैं। ताजमहल में उनके गुंबजों में जो वेदना छिपी हुई है उसको भी पहचानते हैं। सुंदर उदाहरण है, उनको सबको पढ़ने का समय लगता है कि अब नहीं है, लेकिन जो एक ललित निबंधकार के रूप में जो विशेष बातें नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की हैं उनकी रचना यात्रा की, एक तो यह कि वे लिख लिख कर अपने अपूर्ण को भरते हैं, अपने अपूर्ण को पूर्ण करते हैं। निबंध भले ही अधूरा रह जाता है, पर निबंधकार अपने आप को पूरा करता है और उस पूर्णता की तलाश उनके निबंध करते हैं। कबीर की पूर्णता की चर्चा वे करते हैं, अच्छी तरह से चर्चा करते हैं। और कबीर पर उन्होंने जो लिखा उसको स्वयं वे कहते हैं कि अधूरा निबंध है, पर पूर्णता, कबीर की जो पूर्णता है उसकी हद तक ये पहुंचाता है। निबंध भले अधूरे रचे जाएं, लेकिन जीवन तो पूरा जिया जाएगा, ये उनकी प्रतिश्रुति है। और दूसरे, वे रसिकता का उत्सव रचते हैं, कलाओं का मेला लगाते हैं और फिर यह भी कहते हैं कि सच्चे उत्सव तो आत्मा की निस्संग एकाकिता में है। यह बहुत महत्वपूर्ण है एक ललित निबंधकार के रूप में उनको जानने के लिए कि सबके बीच में एक निस्संग एकाकिता उनमें रहती है। उसके साथ ही निबंध वे लिखते हैं। विद्यानिवास मिश्र में भी यह लगता है। रसिकता का उत्सव ये भी उसी तरह से रचते हैं। कहाँ लेखनी उनकी विकस्वर हो जाती है, चमक उठती है किसी दृश्य को देखते हुए। वृक्ष अभिमन्यु में हम देखते हैं और वे कहते हैं कि अशेष होकर अवशेष न छोड़ने से बड़ा उत्सव कोई नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपनी भाषा में कहते हैं, वो बहुत भावुकता भरी भाषा हो जाती है, दलित द्राक्षा की तरह अपने को निचोड़ते चले जाओ इत्यादि वो कहते हैं। उनका रूपक, उनका बिंब अलग है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने अपने रूपक और अपनी भाषा तलाशी, जो कि एक पुरातत्व के गवेषक की भी भाषा है। और उनके पुरातत्व के गवेषक में, उनके कलान्वेषी में और ललित निबंधकार में फांक नहीं है। वही ललित निबंधकार वहाँ कलान्वेषी होता है। और अशेष हो जाओ, देह के हर अस्तित्व को भस्म हो जाने दो, अवशेषों को विसर्जित हो जाने दो, कुछ भी शेष न रहने दो, कोई बंधन, कोई चिन्ह, कोई बार बार अपनी तरफ खींचने वाली मोहिनी, यह वे कहते हैं। तो मरण का उत्सव फिर कविता और ललित निबंधकार की यात्रा बनती है। यह एक बात जो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय में है, प्रकर्ष पर है। अन्य सभी ललित निबंधकारों के साथ जब उनको रख करके देखते हैं कि दुर्लभ जानकारियां वे लेकर के आते हैं, क्योंकि कला के गवेषक के रूप में उनके पास जो सामग्री है वह कदाचित सबके पास नहीं होती है। कुबेरनाथ राय एक सीमा तक अपवाद हो सकते हैं। विद्यानिवास मिश्र विराट व्यक्तित्व है उनका, उनके पास जानकारियां बहुत हैं, लेकिन जो कला की धरोहर है, भित्ति चित्रों की होगी, मूर्ति कलाओं की होगी, वो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के पास जैसी उसकी जानकारियां हैं, उनसे वे ललित निबंधों का कई बार शिल्प विन्यास भी करते हैं, वस्तु को भी सजाते हैं। पलाशवन को लांघते लांघते गंधवती पृथ्वी उनके साथ चलती है। निमाड़ के सुदूर अंचलों में जब वे जाते हैं, पलाशवन को ताकते हैं, चाहते हैं कि गाड़ी, कार मंथर गति से चले ताकि कांच उतार करके वे देख सकें पलाशवन को। यह 2 निबंध पलाशवन पर उन्होंने जो लिखे हैं, और जो बचा हुआ है उसको निबंधों में वे अपने बनाए रखते हैं। और यात्रा फिर दौड़ नहीं रहती है, यात्रा में और दौड़ में अंतर हो जाता है। यह नर्मदा प्रसाद हमको बताते हैं। और कितनी ही बार गाड़ी रुकने पर वे उतरते हैं नीचे, फिर वे अतीत में भी चले जाते हैं। प्रवास की सीपियाँ, द्वारका से लौटते हुए प्रवास क्षेत्र की तरफ जब वे बढ़ते हैं तो द्वारका से वापसी की यात्रा द्वापर की यात्रा बन जाती है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की 5 किताबें और मेरे सामने हैं। उन पर इसलिए मैं बोल देना चाहता हूँ कि वे किताबें बहुत पढ़ने लायक हैं, लेकिन कलाओं में रुचि रखने वालों के लिए बड़ा खजाना और बड़ी धरोहर उन्होंने सजा दी है। उन पर बोलने से कोई लाभ नहीं है, तो उन्हें एक एक पृष्ठ पलट करके उनमें जो चित्र हैं, अभिराम छवियां हैं और दुर्लभ जानकारियां उनके साथ हैं, जो कि नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के अलावा कदाचित कोई इस तरह से कर नहीं पाता। और उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए बहुत सारे लोगों को, संस्कृत के समाज को, पुरातत्व के गवेषकों के समाज को, उन्होंने यह कार्य नहीं किया है। यह नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने कर दिया है। कुछ साल पहले की छपी हुई किताब यद्यपि है, कलर्स ऑफ फ्रेग्रेंस, लेकिन यह तो बड़ी अमूल्य निधि है
जो पांडुलिपियों में रुचि रखने वाले लोग हैं और कितनी दुर्लभ पांडुलिपियाँ सिंधिया प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में है, यह नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने ही हमको बताया। सिंधिया प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में जिन लोगों ने काम किया, बड़े बड़े विद्वानों ने, वे हमको उस तरह से नहीं बता सके वहाँ की दुर्लभ पांडुलिपियों के बारे में, और खासतौर से सचित्र पांडुलिपियों के बारे में। वहाँ सचित्र महाभारत की कितनी पांडुलिपियाँ हैं। मैंने भी महाभारत के पाठ पर काम करते हुए सिंधिया ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में महाभारत की जो पोथी है उसको उल्टा पलटा था। उस समय पाठ पर काम करना था तो चित्रों पर ध्यान नहीं दिया। महाभारत के इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ जो है उनमें तो चित्रकला बहुत अलग तरह की है, और नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ही बताते हैं कि कौन सी कलम है, वे उसकी बारीकियां बता सकते हैं। बहुत अलग तरह की कलम है। मालवा में जो चित्र बनाए गए हैं, जो उन्होंने और भी अपनी किताबों में दिए हैं, और राजस्थान की चित्रकला से कुछ भिन्न शैली के चित्र वे सिंधिया प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की बहुत सारी पांडुलिपियों का इस दृष्टि से अध्ययन करके ये पूरा दस्तावेजीकरण इस किताब में उन्होंने कर दिया है। और यह महत्वपूर्ण कार्य है संस्कृत साहित्य के अध्येताओं के लिए। श्रीमद् भागवत की अन्य ग्रंथों की जो पांडुलिपियाँ वहाँ हैं उनके संबंध में उसी तरह का एक कार्य मोती महल की रागमाला है। मोती महल ग्वालियर में है, वहाँ रागमाला चित्रावली है, वह भी दुर्लभ है। और यह किताब है जो आइसेक पब्लिकेशन E7/22 SBI अरेरा कॉलोनी भोपाल से छपी है, और 2025 में यह किताब छपी है। परिपुष्ट आकार की, बहुत नयनाभिराम चित्रों के साथ, लेकिन विवेचन उतना ही विस्तार से रागमाला सीरीज के चित्रों का, भारतीय कला के इतिहास का करते हुए यह पुस्तक नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने प्रस्तुत की है। बहुत संदर्भ सामग्री वे देते हैं शोध के लिए, उसके साथ में उद्धरण बहुत सारे देते हैं कविताओं से, साहित्य से, और पूरी अनुक्रमणिका संदर्भ सूची उसके साथ वे देते ही हैं। और बहुत सारे जो फकीर कवि हुए हैं उनकी पंक्तियां उद्धृत करते हैं इस पूरी चित्रमाला के संदर्भ में। चित्र बहुत ही सुंदर हैं और कुछ अलग तरह के चित्र हैं, रागों के चित्र जो है, भोपाली का चित्र इसमें जो है, और उद्धरण उन चित्रों के साथ में है, उन रागों के नयनाभिराम चित्र हैं, बहुत दर्शनीय चित्र हैं। तो यह कला, संगीत और साहित्य का अद्भुत उत्सव नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की इस तरह की किताबों को देखना होता है। एक और किताब उनकी यह भी नई है, यद्यपि राधा पर है। राधा पर इसके पहले भी उनकी 2 किताबें मैंने देखी हैं, उन पर मैंने बोला भी है। राधा रूपायन यह किताब है, ब्रज संस्कृति शोध संस्थान से यह छपी है, वृंदावन से। और भारतीय लघु चित्रों की शैलियों में श्री राधा पर यह किताब है। और दुर्लभ चित्र इसमें महाकवि जयदेव का है, गीत गोविंद पर आधारित चित्रकृति का, बसोइली शैली में। यह आधुनिक चित्र है। यह पुस्तक 2024 ईस्वी में छपी है ब्रज संस्कृति शोध संस्थान से। और राधा पर नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जब लिखते हैं तो न केवल प्रामाणिक विवेचन वह होता है, क्योंकि उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया है, राधा विषयक साहित्य का अध्ययन उन्होंने किया है। राधा विषयक जितनी चित्रकला के नमूने हैं, दुर्लभ नमूने हैं, उनको उन्होंने संकलित किया है। और हर शैली की, चाहे ढुंवार शैली हो, पहाड़ी शैली हो, उसकी जो अपनी खूबियाँ हैं उनको वे बताते हुए चलते हैं। तो एक कला के अध्येताओं के लिए तो है ही, राधा पर जो काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुमूल्य है पुस्तक नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की। और 2 पुस्तकें और हैं जो कि कला विवेचक के रूप में महत्वपूर्ण विवेचन नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का प्रस्तुत करती हैं। भारतीय कला के बहुआयाम, यह उनकी किताब है। यह भी अद्विक पब्लिकेशंस पटपड़गंज दिल्ली से छप करके आई है, और 2023 में यह प्रकाशित हुई है। इसमें नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी के कला संबंधी विविध निबंध हैं, महत्वपूर्ण निबंध हैं। एक तो इतिहास, साहित्य और भारतीय कला, इनके अंतर संबंधों पर उनका निबंध। लघु चित्रों पर तो वे बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं और लिखते आ रहे हैं। विश्व कला की अनमोल धरोहर किस प्रकार से लघु चित्र हैं, इस पर उन्होंने लिखा है। और सरस्वती पर उनका निबंध इस किताब में है, रंगों और रेखाओं में सरस्वती शीर्षक से। और खजुराहो के पाषाणों के शिल्प पर वे लिखते हैं। यहाँ पर जैन शिल्प और स्थापत्य पर उन्होंने लिखा है, और विस्तार से पूरी जो जैन मूर्ति कला है उसका विवेचन किया है। विशेष निबंध इसमें है कि आनंद कुमार स्वामी पर निबंध है, और भारतीय कला के आदि आख्याता कला ऋषि आनंद कुमार स्वामी शीर्षक से। श्रीधर विष्णु वाकणकर पर उनका निबंध है, कपिला वात्स्यायन पर लिखा है उन्होंने, इस किताब में निबंध संकलित किया है। और नाट्यशास्त्र पर उनका निबंध इस किताब में है। सभी निबंध महत्वपूर्ण हैं और एक जगह पर आ गए हैं जो अलग अलग पत्रिकाओं में अन्यत्र छपे थे। यह किताब स्वागत के योग्य है। भारतीय कला और अंतरानुशासन, यह दूसरी किताब एक और उनकी मेरे पास
आई है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, दिल्ली से छपी है, और यह भी उनका हाल का ही प्रकाशन है। और इसमें संपूर्ण जो कला अन्वेषक के रूप में यात्रा है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की, वह सामने आ गई है। जितने निबंध इसमें संकलित हैं, भारतीय चित्रांकन परंपरा, प्रयोग और नवाचार, यह महत्वपूर्ण निबंध है। भारतीय कला दृष्टि परिक्रमा नहीं, यात्रा। इसमें जो भारतीय कला के वैशिष्ट्य को वे आंकते हैं और प्रकृति और संस्कृति के अंतर संबंध पर बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं। सभी निबंधों के विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और एक विचारक के रूप में, कला विवेचक के रूप में नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का जो चिंतन है, उसका भव्य स्वरूप वे प्रस्तुत करते हैं। और शब्द और स्वरूप संबंध कतिपय संस्कृत ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में, यह वाल्मीकि रामायण का जो सचित्र संस्करण तैयार कराया गया मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने 17वीं शताब्दी में, उस पर बात करते हुए संस्कृत और हिंदी के ग्रंथों में जो शब्द और रूप का संबंध जुड़ता है, उस पर इसमें अच्छी चर्चा की गई। गीत गोविंद को लेकर के भी चर्चा की गई है, लेकिन राजा धीर सिंह के समय रामायण के प्रसंगों पर जो चित्र बने, उन पर नर्मदा प्रसाद उपाध्याय बात करते हैं। और बसोहली कलम में राजा दलीप सिंह 17वीं शताब्दी में, उनके समय जो चित्र बने हैं रामायण के, उन पर वे बात करते हैं। यह दुर्लभ जो साहित्य और चित्र के अंतर संबंधों की परंपरा है, उसकी चर्चा नर्मदा प्रसाद उपाध्याय अपनी इस किताब में करते हैं। 6 किताबों पर मैंने उनकी चर्चा की है। यहीं पर विराम लेते हैं, किताबें तो और भी हैं। नमस्कार, धन्यवाद।